हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं द्रव के सामान्य गुण। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों को हमारे परिवेश के पदार्थ क्लास 9th केमिस्ट्री बता रहे हैं, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1 में हमारे परिवेश के पदार्थ को कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ठोस के सामान्य गुण और ठोस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे को पढ़ लिए थे। और उसके बारे पदार्थ के बारे में भी हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग द्रव के सामान्य गुण से सीखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये पार्ट 2 होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और फिजिक्स के भी सारे वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। आपके प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो का लिंक है मेरे पास, सो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग द्रव के सामान्य गुण के बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप लोग अपने कॉपी पे हाथ चलाना बंद कर दीजिए। देखिए द्रव की आकृति क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो निश्चित नहीं होती है। कहा गया है द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे अगर मान लीजिए 1 लीटर जल लेते हैं, अगर उसे हम लोग मग में रखेंगे तो वो मग के आकार का होगा, अगर उसे हम लोग बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी के आकार का होगा, अगर उसे हम लोग पतीला में रखेंगे तो वो पतीला का आकार का होगा। तो इसकी मतलब उसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। हाँ, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अगर वो 1 लीटर जल है तो बाल्टी के अंदर भी 1 ही लीटर जल होगा, मग के अंदर भी 1 ही लीटर जल होगा, और अगर बात करें हम लोग पतीला के अंदर भी 1 ही लीटर जल होगा ना बाबू। लेकिन अगर उसका शेप्स यानी आकृति की बात करें तो वो आकृति हर एक कंडीशन में चेंज होगा। तो यही वहाँ पे लिखा गया है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब कहा गया द्रव का घनत्व जो होता है ठोस के जो घनत्व होते थे उससे थोड़ा कम होते हैं। वही लिखा गया द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव प्रायः असंपीडीय होते हैं, ये भी यानी इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी किसी भी हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ये भी असंपीडीय होते हैं। द्रव के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होते हैं। द्रव के जो द्रव्यनांक होते हैं और ये क्वथनांक, द्रव्यनांक यानी कि द्रव अवस्था में जो बदलते हैं, और क्वथनांक यानी कि उबलना, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ताप, वो जिस बिंदु पे उबलता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, उसके ताप जो होते हैं वो कम होते हैं। द्रव में आंतरिक आकर्षण बल कमजोर होता है। द्रव के अणु क्या होते हैं, थोड़ा हट के होते हैं, तो उसके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। और ठोस में क्या होते थे, तो आंतरिक अणु उसके सटे होते थे, जिसकी वजह से उसके आकर्षण बल ज़्यादा लगता था। अब द्रव में आंतराणविक स्थान ठोस से अधिक होता है, उसके स्थान थोड़ा हटे होते हैं, इसीलिए उसके स्थान भी अधिक होते हैं। अब यहाँ से समझिए प्रसरण यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो वो समझ लीजिए। प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण जो होते हैं वो अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। तो आई होप प्रसरण भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग द्रव का जमना यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड यानी कि द्रव का जमना क्या होता है वो समझिए। किसी भी द्रव पदार्थ का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। कोई भी द्रव पदार्थ ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम लोग पानी लेते हैं और पानी को हम लोग क्या करते हैं, पानी अगर जम के बर्फ बन जाता है तो वह इसका क्या हो गया, द्रव का जमना हो गया, क्योंकि वो द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया ना। तो किसी भी पदार्थ का द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जमना हो जाएगा, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अब देखिए इवोपरेशन यानी कि वाष्पन क्या होता है, नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं वाष्पन के बारे में। वाष्पन देखिए, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे तो पानी है, पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो ऊपर वाष्प यानी कि आप लोग देखते होंगे वो जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता जाता है और वायुमंडल में चला जाता है, तो वही क्या होता है, वाष्पन होता है। तो उसे ही देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप, कमरे के ताप पे भी द्रव क्या हो सकते हैं, तो मतलब कहा गया है कि कोई किसी भी द्रव के का कमरे के ताप या क्वथनांक के नीचे के ताप, क्वथनांक यानी क्वथनांक पानी जिस ताप पे उबलता है उससे नीचे का ताप, ठीक है ना, उतना ज़्यादा ताप भी नहीं, ठीक है ना। क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बन के जिस ताप पर वह वाष्प पानी जो है वाष्प बन जाएगा, जल यानी कि वाष्प मतलब गैस के रूप में थोड़ा परिणत हो जाएगा, ऐसे समझ लेना है आप लोग को। वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। समझ में आया बाबू वाष्पन? नहीं समझ में आया? ठीक है, वाष्पन समझ में आया होगा। अब वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि वाष्पन को कौन कौन कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, कारण देखिए। द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, तो पहला द्रव की प्रकृति पे, द्रव की प्रकृति यानी कि द्रव कैसा द्रव्य है, ठीक है, उसका क्वथनांक कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। क्वथनांक कम रहेगा, बॉइलिंग यानी कि इसका उबलने की क्षमता जितना ताप पे कम ताप पे उबलेगा तो उसका ज़्यादा से क्या होगा, वाष्पन भी होगा। उसी प्रकार से द्रव का ताप भी मैटर करता है। जो द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा, अगर हम लोग द्रव में ताप ज़्यादा करेंगे तो वो जल्दी शीघ्रता से ही क्या होगा, वाष्पन की क्रिया होने लगेगा, होगा ना। उसी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मान लीजिए हम एक ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई पड़ रहा है नीचे में, देखो बाबू ठीक है पड़े, यहाँ पे इसमें एक जल ले लेते हैं, ठीक है, और एक इस बड़े वाले बर्तन में जल ले लेते हैं, इसमें भी जल है और इसमें भी जल है। तो अगर दोनों को में हम ताप यानी कि गर्म करेंगे या ताप देंगे तो पता इसमें
थोड़ा लेट से होगा, और इसमें क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। इसीलिए कहा गया यहाँ पे द्रव का ताप, यहाँ पे द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वाष्पन उतना ही अधिक होगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा बाबू मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से वायु का वेग, अब वायु का वेग भी डिपेंड करता है हवादार स्थान पर, जहाँ वायु का वेग अधिक रहता है द्रव की वाष्पन तेजी से होता है, ठीक है। ये भी आर्द्रता क्या होता है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को सारे नोट्स पॉइंट समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। तो आज के पाठ में हम लोग इतना ही करेंगे, छोटे छोटे ही पाठ होंगे हमारे, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए और आप लोग को अच्छा भी लगे। आप लोग अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जी हाँ सर एक ही भी पार्ट के अंदर ख़त्म कर दीजिए, तो हम एक ही पार्ट के अंदर भी सारे कंसेप्ट को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है और आप लोग को लिखने में भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग छोटे छोटे ही पार्ट करेंगे, जो कि 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट तक का भी हो सकता है, जिसमें कि आपके सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूँगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे पास तो हम लोगों ने आज कहां तक पढ़ लिया, आर्द्रता तक पढ़ लिया, उससे आगे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसे समझेंगे और सीखने का प्रयास करें। तो धन्यवाद, आज के पाठ में इतना ही।